लाइक्स रुकने नहीं चाहिए। चैप्टर 12 की रिवीजन वीडियो लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए स्पेशली, और पता कहां से रिवाइज करा रहा हूं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की किताब से जो है आपको रिवाइज करा रहा हूं। और अगर आप लोग मन चाहे लाइक्स देंगे जो कि हैं 1000 से ऊपर, तो हम लोग जो है इसके क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेंगे बैठ के, और आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी बता देंगे आपको कौन सा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब जरा बैंक ऑडिट पे बातचीत करते हैं। देखिए पहला 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 प्यार बच्चों बैंक ऑडिट का क्या है? इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इंट्रोडक्शन में आपके लिए कोई ऐसी खास बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस वाले पेज से आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा, बट फिर भी तुम्हारे भाई ने जो है वो कीवर्ड्स यहां पे मार्क कर दिए हैं। और इन कीवर्ड्स को एक बार आपको बता देता हूं कि इसमें भूमिका क्या बनाई इन्होंने। बैंक बैकबोन है। बैंक जो है भाई साहब बहुत ज्यादा क्रूशल है क्योंकि वो मनी से डील करते हैं। बैकबोन है, क्रूशल है क्योंकि मनी से डील करते हैं, राइट। और हाईली सेंसिटिव है भाई साहब, हाईली सेंसिटिव है। क्यों? रेपुटेशनल रिस्क है दोनों का, बैंक का भी और आपका भी। सोचिए आपका दिया हुआ चेक अगर बाउंस हो जाए, इज्जत जो कमाई है वो भाई साहब मिट्टी में मिल जाएगी। और बैंक के लिए भी रेपुटेशनल रिस्क है, अगर वो आपका सब कुछ सही था और भाई साहब बैंक जो है आपके पैसे ना दे पाए, तो रेपुटेशनल रिस्क भी इन्वॉल्व है। फिर से बैकबोन है इकोनॉमी की, ठीक है। क्रूशियल है बैंकिंग सेक्टर, क्यों? पब्लिक मनी से डील करता है। हाईली सेंसिटिव है टू रेपुटेशनल रिस्क। बहुत सारे तरह के रिस्क होते हैं बैंक के ऑपरेशन में, जो आने वाले समय में पढ़ेंगे, या फिर आपने EIS में चैप्टर 5 में पढ़ लिए होंगे, डोंट वेरी एट ऑल। अच्छा, अब बैंकिंग सेक्टर जो है हेल्दी रहे, सेफ रहे, साउंड रहे। हेल्दी रहे, सेफ रहे, साउंड रहे, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बने। और जो है रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे होगी? जब बैंक का ऑडिट होगा। देख रहे हो ICA कैसे ऐसे घुमा घुमा के कह रहा है भैया जो है बस दुनिया में ऑडिट है, बाकी सब प्रोफेशन तो ऐसे सरायू की बाढ़ में जो है वो बह के आ गए हैं। आ जाओ प्लीज़। सरयू होता है सरयू, हाँ सरयू नदी की बाढ़ में जो बह के आ गए। एनीवेज, तो याद रखिए बैंक बैकबोन है इकोनॉमी के, क्रूशल है, पब्लिक मनी से डील करते हैं, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है रेपुटेशनल रिस्क के लिए। बहुत सारे तरह के रिस्क हो सकते हैं। ये ज़रूरी है कि बैंकिंग सेक्टर हेल्दी रहे, सेफ रहे, साउंड रहे। सेफ और साउंड रहने के लिए मतलब कि भाई रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बने, और इट शुड बी सपोर्टेड बाय बैंक क्वालिटी बैंक ऑडिट। ओके, पहला हमारा मेजर टास्क खत्म। आइए दूसरे टास्क पे चलते हैं। भाई साहब कितने तरह के बैंक हो सकते हैं? तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कमर्शियल बैंक, RRB, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये हमारे पास 5-6 प्रकार के जो है बैंक्स हो सकते हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बैंक्स में से हैं। इनके बहुत सारी प्रोडक्ट्स और सर्विस होती हैं। इनके 2 मेन काम होते हैं, लाओ लाओ, ले जाओ ले जाओ, लाओ लाओ, ले जाओ ले जाओ। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग एडवांसेस। बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं। मेन 2 काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग एडवांसेस। आइए साथ साथ बने रहिए। फिर आते हैं हमारे पास RRB, रीजनल रूरल बैंक्स। RRR ही बोल देते, नाटू 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 नाटू, पैर तो दिखा नहीं सकते ना इसलिए हाथ से कर दिया। RRB बच्चों, RRB बोले तो रीजनल रूरल बैंक्स, राइट। ये डिफरेंट स्टेट्स के रूरल एरियाज के अंदर है। बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए बनाए गए हैं, उनको कैटर करने के लिए बनाए गए हैं। बस ध्यान से सुनिए, रूरल एरियाज और डिफरेंट स्टेट्स में आपको मिल जाएंगे। बेसिक फाइनेंशियल नीड्स, बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स को जो है कैटर करने के लिए बनाए गए हैं। एग्जांपल में पंजाब ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद UP ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो ये सारे भाई ग्रामीण बैंक के जो है वो एग्जाम्पल दे दिए। अति दुखी आत्म डाउट, सर यहाँ पे आई, यहाँ पे डबल ई। अरे जैसे नीरज में होता है, कोई आई लगाता है, कोई डबल ई लगा लेता है, वैसे ही चलने दो भाई, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो इन बातों की, ठीक है। आ जाओ कोऑपरेटिव बैंक की बात करते बेटा। कोऑपरेटिव बैंक के 2 बैंक हो गए, कमर्शियल और रीजनल रूरल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कौन से होते हैं? जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे काम करें। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल से याद आया, चैप्टर 13 की पूरी रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी पे स्पेशल सेशन लगाया है, तो जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब जरा वापस आ जाइए मेरे पास, आ जाओ जल्दी से। तो भाई साहब यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है। जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स बेसिकली काम करते हो वो होते हैं हमारे कौन से बैंक? कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट। अच्छा, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे काम करते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो स्टेट की एक्ट हो, चाहे आपकी वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट हो, राइट। और जनरली एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के बैंकिंग नीड्स को, फाइनेंस नीड को कैटर करते हो। फिर से कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे काम करते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, या तो स्टेट की या तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। और किसको कैटर करते हैं? एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स को। एग्जांपल गुजरात, मोदी जी का गुजरात याद रखिएगा, मोदी जी का गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेरे साथ गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये एग्जांपल आप लोग याद रख के जाएंगे। आइए पेमेंट बैंक पे चलते हैं। न्यू टाइप के हैं, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हैं। रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन भैया लोन नहीं दे सकते हैं। लाल रंग से मार्क कर रखा भैया, हाँ जी, क्या नहीं दे सकते हैं? लोन नहीं दे सकते हैं किसी भी हाल में। कस्टमर जो है अपने करंट और सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, ATM डेबिट कार्ड ले सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। एग्जांपल एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक एटसेट्रा।
ओके मुझसे मत पूछिएगा इसमें से कौन सा चल रहा है कौन सा बंद हो गया, आई से ने लिखा है मतलब लिखा है, आई से बोले उल्टा लटक 5 नंबर दूंगा, स्टेप 1 उल्टा लटको बेटा, टेंशन नहीं लेने का। आइए फिर से बात करते हैं पेमेंट बैंक, न्यू टाइप बैंक रिसेंटली इंट्रोड्यूस, रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन इशू नहीं कर सकते हैं, ओपनिंग आप वहां पे करंट और सेविंग अकाउंट की कर सकते हैं, एटीएम कम डेबिट कार्ड इशू करवा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग सब कुछ जो है वो हो सकता है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और आपका पेटीएम। करो शेयर लिए थे पेटीएम के आईपीओ में, कैसा चल रहा है आ जाओ। देन उसके बाद आते हैं डेवलपमेंट बैंक के ऊपर, राइट। तो हमारे पास 4 तरह के बैंक हो चुके हैं। डेवलपमेंट बैंक क्या है? ये बैंक हैं जो फंड्स देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी के लिए, बिल्डिंगें बनानी है, डैम्स बनाने हैं, फ्लाईओवर बनाना है, दिल्ली से जयपुर सिर्फ 2 घंटे में जाना है। हाँ तो भाई साहब ऐसे ऐसे कामों के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए फंड्स दे वो होते हैं हमारे डेवलपमेंट बैंक। और इनके एग्जांपल क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI। और सबसे अच्छा एग्जांपल IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये भी भूल जाओ तो बेटा हमारे पास एक तो है SIDBI, SIDBI, व्हाट इज SIDBI? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके तो लीजिए ये हमारे डेवलपमेंट बैंक हो गए। और उसके बाद आते हैं हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एकदम मस्त वाले बैंक है भाई साहब। इनका काम क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में छोटे छोटे किसानों को, छोटे छोटे बिजनेस यूनिट को जो है वो बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। याद रखना इनका एक ये RBI ने बनाए हैं। RBI का एम क्या था? बेसिक फाइनेंशियल बैंकिंग फैसिलिटीज मिल पाए किस किस को? अनसर्व्ड, अनऑर्गेनाइज स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट्स, जैसे कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। ये है वो हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ एग्जांपल्स। लीजिए ये हमारे टाइप ऑफ बैंक यहाँ पे कंप्लीट हो गए। सर एक बार रैपिड रिवीजन भी करा दो एकदम बुलेट की तरह। लो बेटा कमर्शियल बैंक, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बैंक्स कौन से? कमर्शियल बैंक। बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस होते हैं, 2 मेन काम होते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, एडवांसेस ग्रांट करना। RRB आपको कहां मिलेंगे? रूरल एरियाज, डिफरेंट स्टेट के। काम क्या है? केटर करना बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल नीड की, किसकी? रूरल कम्युनिटीज की। एग्जांपल पंजाब ग्रामीण, नहीं पंजाब ग्रामीण बैंक, हमेशा ऐसे बोलेंगे। कोऑपरेटिव बैंक बेटा कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में भी रजिस्टर हो सकते हैं। किसकी फाइनेंशियल नीड को केटर करते हैं? जनरली स्पीकिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर की फाइनेंशियल नीड को केटर करते हैं। एग्जांपल गुजरात, मोदी जी का गुजरात कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। पेमेंट बैंक की बात करते हैं, नए नवेले हैं, RBI ने निकाले हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, इशू नहीं कर सकते लोन। याद रखिएगा ये इनका की कैरेक्टरिस्टिक है, लिख के नहीं आओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है, ATM डेबिट कार्ड मिल जाएगा, मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग सब मिल जाएगा। एग्जांपल में एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक करके आ सकते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिख के आ सकते हैं। क्या बोलती पब्लिक? डेवलपमेंट बैंक पे चलते हैं। डेवलपमेंट बैंक क्या बोलते हैं? फंड देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए, IFCI, IDBI और SIDBI। स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिक फाइनेंशियल बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अनसर्व्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट्स को। चलो बेटा आ जाओ जरा मेरे साथ आगे। अब बात करते हैं RBI। जी हाँ भाई और बहनों, आपके देश का एपेक्स बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेटिंग बॉडी। जी हाँ भाई और बहनों, आओ GST से कनेक्ट करा दें। एग्जाम्पशन होती थी RBI की सर्विसेज पे, हटा दी गुरु, हटा दी। आ जाओ। सो द फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय RBI व्हिच एक्ट एज द सेंट्रल बैंक। तो इसे सेंट्रल बैंक बोला जाता है। RBI किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन आता है भाई साहब? बैंक और NBFC, मतलब जहां भी पैसे के लेन देन वाले खिलाड़ी आएंगे उन खिलाड़ियों को डेवलप और सुपरवाइज कौन करेगा? RBI सुपरवाइज करेगा। और क्या काम है RBI का? क्रेडिट पॉलिसीज बनाना, मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज बनाना सरकार के साथ मिलकर। SLR कितना रहेगा, CRR कितना रहेगा, इन्फ्लेशन है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया जाए, ये होती है आपकी मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज बनाना। एंड साथ में कमर्शियल और अदर बैंक्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, साथ में कमर्शियल और अदर बैंक्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। मेरे साथ डेवलप और सुपरवाइज करना कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यानी प्लेयर्स को। अच्छा उसके साथ में क्रेडिट और मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी बनाना सरकार के साथ मिलकर। एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक्स को क्या करना? कम ऑन, रेगुलेट करना। आ जाओ मेरे साथ। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ RBI क्या क्या है? पहले तो देखो बेटा 2 करेंसी वाले, इशू और रेगुलेट। अच्छा उसके बाद क्या करना है? 2 बैंकर वाले। किस किस का बैंकर? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर तो है ही, बाकी जो कमर्शियल और अदर टाइप ऑफ बैंक्स हैं उनका भी बैंकर कौन? RBI। अगर आपने क्लास 12 में इकोनॉमिक्स पढ़ी है जिसमें मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर होता था, उसके अंदर एक बात लिखी हुई आती थी, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, वही तो है बेटा।
सेंट्रल और स्टेट को बैंकर बनेगा, कमर्शियल और अदर टाइप ऑफ बैंक का भी भाई साहब बैंकर बनेगा और उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट भी करेगा। कोई भी बैंक आरबीआई की मर्जी के बिना अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, यहां तक के कोई भी बैंक आरबीआई की मर्जी के बिना अपनी नई ब्रांच भी जो है वो नहीं खोल सकता विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। और आरबीआई के पास पावर है कि भाई साहब वो क्या कर सकता है, बैंक्स को कर सकता है इंस्पेक्ट। बोलिए क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट। आइए आरबीआई के बारे में एक बार जल्दी से जान लेते हैं। शॉर्ट नोट आरबीआई पे लिखने को आ गया, तो भाई साहब याद रखना हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करता है आरबीआई, सेंट्रल बैंक है आरबीआई, डेवलप और सुपरवाइज करता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आरबीआई, क्रेडिट मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई, एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक और अदर बैंक को रेगुलेट करता है, करेंसी इशू करता है, करेंसी रेगुलेट करता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर है और साथ साथ में और किसका बैंकर है दुष्टो, साथ साथ में बैंकर है ये अदर बैंक्स का भी जो है वो बैंकर है और उन बैंक्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। एक लाइन को 5 बार रिपीट करो, आईसीआई को मजा सा आ जाता है। ओहो 5 बार रिपीट हो गई, वाओ। आ जाओ। नो बैंक कैन कमेंस द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और ओपन न्यू ब्रांचेस विदाउट ओपनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, और आरबीआई के पावर है उनको इंस्पेक्ट करने की भी। आइए आपका इंतजार था बेटा। ऐसे टॉपिक को बोलते हैं ZKT। क्या बोलते हैं, ZKT। जबरदस्ती का टॉपिक, कहीं से भी लाके कुछ भी घुसा दो भाई साहब, टॉपिक कहीं पे भी, कोई कहने की बात नहीं, बट कोई बात नहीं, चलेंगे थोड़ा सा। आइए तो सुनिए इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है, मेरी बात सुनिएगा। बैंकिंग ऑपरेशन सिर्फ ब्रांच में होते हैं, बैंक के जो बाकी ऑफिस होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं जिसे बैक ऑफिस भी बोलते हैं, बैंकिंग ऑपरेशन सिर्फ ब्रांच में होते हैं। बाकी जो ऑफिस हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, वो पॉलिसी बनाते हैं इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, ताकि हमारा बिजनेस जो है इन कंप्लायंस विद लॉ हो पाए, ताकि हमारी अकाउंटिंग जो है वो एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो पाए, ताकि हम लोग पावर्स ढंग से डेलीगेट कर पाएं। मेरी बात को सुनिए, बैंकिंग ऑपरेशन सिर्फ ब्रांच में होते हैं, बाकी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी बुलाया जाता है। वहां पे इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसी सेट होती है ताकि हम लोग इन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन काम कर पाए, ताकि हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना पाए, ताकि हम लोग जो है भाई साहब डेलीगेशन ऑफ पावर अच्छे से कर पाए, ताकि हम लोग जो है वो सुपरविजन, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग जो है वो अच्छे से कर पाएं और बैंक की पॉलिसीज को फॉलो कर पाएं। इन शॉर्ट आपको एक बात बताऊं, अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा बैक ऑफिस में बैंक के इंटरनल कंट्रोल पे काम किया जाता है। अब इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव आपको पता है, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, कम ऑन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं पलट पलट के, राइट। आई तो जबरदस्ती का टॉपिक था। अब बात करते हैं जरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। भाई साहब कमाल है, यानी एक बैंक पे कौन कौन सी एक्ट एप्लीकेबल हो सकती है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ईयर याद करने के बस की है तुम्हारी तो कर लो, अदरवाइज छोड़ दो भाई। अगर ये क्वेश्चन आईसीआई पूछता है तो भाई मेरी तो नमस्ते है आईसीआई को कि भाई आईसीआई क्या जबरदस्त तुम्हारे रटने की पावर्स चेक कर रहा है, बट कोई बात नहीं। फिर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये तो याद हो ही सकता है, आज़ादी के 2 साल बाद 1947 में होते, आज़ाद 50 में नहीं हुए थे, याद दिला रहा हूँ और अच्छे से याद करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जो बेटा जो स्टैट्यूटरी एक्ट है वो भी 1949 में आई थी। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1955। बस बेटा बस ये लो, 1949 के बाद 1955 में, ठीक है याद रखना। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2000 आए, ये कैसे भूल सकते हैं। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट 1959, तो 55 में ये बना, 4 साल बाद बेटा इनकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट बनाई। तो ये 4 एक्ट तो देखो याद हो ही रही है आपको। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे बताओ, कौन कौन से एक्ट जो एप्लीकेबल होती है बैंक्स पे, तो मैं आपको 8 एक्ट के नाम जो है याद करा दूंगा। ये तो बहुत आसान, ये भी बहुत आसान, ये तो हा, और ये हमने थोड़ी आसान बना ली। फिर उसके बाद बच्चों, उसके बाद ये बात ये वाली याद रखिए, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, मेरे पैदा होने से 10 साल पहले, मैं 86 में हुआ था, ये 76 में आई थी बेटा। अच्छा, उसके बाद बेटा ये देखो, ये कितनी आसान है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तुम्हारे पास 1 2 3 4 ये हो गई, 5वीं ये हो गई, 6ठी ये हो गई। और जीवन में क्या चाहिए बेटा, और ये तो जरूर लिख के आना, ये मोदी जी की फेवरेट है बेटा, पमला। मैं जट पमला दीवाना। व्हाट इज पमला बेटा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसे हम प्यार से बोलेंगे पमला, बोलो क्या, पमला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ओके, अब इसके बाद और कोई आपको याद करनी है तो पहले देखो 6-7 याद हो गई हमें। बैंकिंग रेगुलेशन 1949, एसबीआई 1955, कंपनीज एक्ट 2013, एसबीआई सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959। अच्छा जी, आरआरबी 1976, उसके बाद आईटी एक्ट 2000, ये कितनी होगी, 6, ये होगी 7, पमला 2002। एक आदि और याद करनी हो तो देखो, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, और बस उसी के साथ 1980। 10 साल के गैप में 2 एक्ट लिया है, सेम सी। ये बेसिकली बैंक्स को एक्वायर करने के लिए बनाई थी जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन चल रहा था, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इतना याद कर लीजिए, बहुत है। अब बताओ, ये थोड़ा याद करोगे तुम, ये थोड़ा याद करोगे, क्यों याद करोगे बेटा तुम ये, बस बाकी मैंने आपको जो 8-9 बता दी उनको याद कर लीजिए, काम बन जाएगा आप लोगों का। आइए,
कहते हैं ओहो इसके अलावा भी एक एक्ट एप्लीकेबल हो सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अच्छा ठीक है, ये आज़ादी से पहले की थी, हम इसको भी याद कर सकते हैं। लो भाई लो, अचानक से इनको सोचा ओ यार हम तो ये बताना ही भूल गए कि बैंक में डिस्टिंक्ट फीचर्स जो है वो क्या क्या होते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन में अलग बातें क्या क्या होती हैं। तो इन्होंने एक बॉक्स डाला और बॉक्स डाल के बताया कि भाई साहब हम बताएंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन में क्या क्या पिक्यूलैरिटीज इन्वॉल्व होती है। कायदे से ये टॉपिक कहाँ आना चाहिए था जब हमारा बैंक ऑडिट का चैप्टर शुरू हुआ था, ये यहाँ पे आना चाहिए था भाई साहब, ये यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए था। बैंक के अंदर बहुत सारी तरह की, बैंक के ट्रांजैक्शन में बहुत सारी तरह की पिक्यूलैरिटीज होती हैं, लेकिन उन्होंने कहीं दूर जाकर डाल दिया। ये बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, डिस्कस द पिक्यूलैरिटीज इन्वॉल्व इन द ऑपरेशंस ऑफ द बैंक इन इंडिया। तो बेटा सबसे पहले क्या, ह्यूज वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ह्यूज वॉल्यूम, आपको पता है अमेरिका में जितने लोग रहते हैं उतने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम से लाइट जल रही है, सच बता रहा हूं बेटा। अमेरिका में जितने लोग रहते हैं उतने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट है। जस्ट थिंक ओवर इट। तो भाई उसमें क्या जबरदस्त वॉल्यूम होती होगी। जोग्राफिकल स्प्रेड, कहाँ आप, मैं गोवा घूमने गया भाई साहब, गोवा में मैं आपको क्या बताऊं, छोटे छोटे गांव हैं, हर गांव के अंदर एचडीएफसी बैंक जाके बैठा हुआ है। यानी कि ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखो भाई साहब कितना जबरदस्त है इनका। और एसबीआई तो बैठा ही हुआ है। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपको लगता है कि भाई 4 अकाउंट होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, एफडी और रेकरिंग डिपॉजिट। इनके पास सेविंग बैंक भी 25 तरह के होते हैं। ये प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी, इसमें हेलमेट पहन के आना, इसमें तुम्हें हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम बोलोगे हम सड़क पर लेट के लोन देंगे तुम्हें, कोई चिंता की बात नहीं है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस बहुत तरह के होते हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है और स्ट्रिक्ट विजिलेंस, यानी कि इनके ऊपर नजर बनी रहती है बैंकिंग रेगुलेटर, दैट इज आरबीआई से। तो बेटा 5 पॉइंट याद कर लो, ये 5 पॉइंट नहीं है, ये है तुम्हारे एग्जाम के 4 नंबर। ये बेटा तुम्हारा हनीमून जो है मदनपुर खादर से शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे, मॉरिशियस में जाओगे खूब मजा आएगा, बहुत बढ़िया। अकेले भी चले जाओगे तो भी हनीमून सफल रहेगा तुम्हारा अगर ये पढ़ के जाओगे तो। आ जाओ बेटा। तो ह्यूज वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम, उसके बाद ज्योग्राफिकल स्प्रेड, उसके बाद प्रोडक्ट्स, उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड देन स्ट्रिक्ट विजिलेंस। ओके, बोल दो हाँ के ना, कम ऑन, यस और नो। तो वॉल्यूम, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, प्रोडक्ट, यूज एंड हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रिक्ट विजिलेंस। कोई मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं है बेटा, ऐसे इसको 4 बार पढ़ के जाओगे एग्जाम से पहले, काम बन जाएगा तुम्हारा। आ जाओ, अब उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ जी बताओ बैंक्स में किस किस तरह की रिपोर्ट जो है वो इशू होती है। और देखिए क्या मजेदार चीज है बच्चों। सबसे पहले ये देखो, ये कौन है, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। जो बेटा एक बैंक होता है जैसे एसबीआई की देखो कितनी सारी ब्रांचेस हैं। अब एसबीआई के हर ब्रांच का ऑडिट होगा, लेकिन एसबीआई के जो मेन ऑडिटर होते हैं ना उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। बस इतना याद रखिए, राइट। अब स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को क्या करना है, हैव टू फर्निश द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इन एडिशन टू द मेन रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट पढ़ो जरा, पहली रिपोर्ट पढ़ के तो देखो 143 सब सेक्शन 3, उसका एक सब क्लॉज था, वो था 9 था वाइन, और वाइन पी के खो गए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हमारे। याद आ रहा है आप लोगों को, कम ऑन। तो बेटा यहाँ पे क्या है, 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो आपने को मैंने क्लास में दिखाया भी है, एज एनेक्स्टर दी जाती है टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट एज पर द गाइडेंस नोट ऑफ ऑडिट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय आईसीआई। बता दीजिए, कम ऑन। तो आपको 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई की रिपोर्टिंग भी यहाँ पे जो है करनी है, जो होती है बेसिकली किसके ऊपर बेटा, जो होती है बेसिकली आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी के ऊपर। देन बैंक में एक और रिपोर्ट जाती है एलएफएआर, इसका अलग मजाक है, इंटरमीडिएट में वो दिखाऊंगा आपको। फिर एक और रिपोर्ट जाती है कंप्लाइंस विद एसएलआर। आओ बेटा आओ मेरे साथ आओ, इधर देखो। यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल कंट्रोल, लफार सलार, बोलो बेटा लफार सलार। फिर ट्रेजरार, इंटरनल कंट्रोल, लफार सलार, ट्रेजरार। 4 रिपोर्ट याद करा दी मैंने तुमको। रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल लफार सलार एसएलआर, ट्रेजरार रिपोर्ट ऑन ट्रेजरी ऑपरेशंस ऑफ द बैंक, कि भाई साहब वो जो ट्रेजरी ऑपरेशंस हैं वो एज पर द आरबीआई इंस्ट्रक्शन हुए हैं नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद इनकम आर एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनर, ऐसे बोलेंगे बेटा, ऐसे बोलेंगे याद हो जाएगा। इनकम आर इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनर यानी प्रोविजनिंग। इनके ऊपर भी जो रिपोर्ट जाने वाली है कि भाई साहब ये भी एज पर दी सर्कुलर्स एंड गाइडलाइंस ऑफ आरसीआई बोल रहा हूँ, आरबीआई हुए कि नहीं हुए मेरे साथ। इंटरनल कंट्रोल, लफार सलार, ट्रेजरार, इनकम आर, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनर। ओके जी, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कोई इरेगुलरिटी, सीरियस इरेगुलरिटी तो कोई नोटिस नहीं होती इन दी वर्किंग ऑफ द बैंक, तो उसके ऊपर भी रिपोर्ट जाएगी। साथ साथ में घोष एंड जिलानी कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन थी। घोष कमेटी ने फ्रॉड्स और मैल प्रैक्टिसेस को लेकर जो है बताया था कि भाई साहब आपने क्या क्या सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट करने इनके अगेंस्ट। और साथ साथ में जिलानी कमेटी ने इंटरनल कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन दैट इज क्रेडिट सिस्टम को लेकर जो है कुछ बातें बताई थी, उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो चेक की जाती है। तो याद रखिए यहाँ पे आपकी रिपोर्ट किस किस तरह की जाती है, इंटरनल कंट्रोल, लफार सलार, मेरे साथ
इंटरनल कंट्रोल, लफार, सलार, इनकमार, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनर, फिर उसके बाद इरेगुलरिटी, कंप्लाइंस विद घोष एंड जिलानी कमेटी रिकमेंडेशन, राइट। तो ये रिपोर्ट जाती है। और आखिरी हमारे पास क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जो अगर एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो रहा है आपका रूरल एरियाज के अंदर, तो उसके ऊपर भी आपकी क्या जा सकती है, रिपोर्ट आपकी जानी चाहिए। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर एडवर्स रहा है तो उसके ऊपर भी रिपोर्ट आपकी जाएगी। लीजिए, तो अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। ये तो अलग ही भाई साहब इन्होंने मजे लिए हैं यहाँ पे। कहते हैं जी बैंक्स को जो है हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन। नॉन कंप्यूटराइज बैंक, जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन वर्किंग आवर्स में पेपर पेन से होती है। नॉन कंप्यूटराइज बैंक, जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन वर्किंग आवर्स में पेपर पेन मोड से होती है। पार्शली कंप्यूटराइज बैंक, जहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज है, कुछ ट्रांजैक्शन नॉन कंप्यूटराइज। क्या टॉपिक है यार अपने आप में। फुली कंप्यूटराइज, कोर बैंकिंग है, इंटरकनेक्टिविटी है, कस्टमर कैन ऑपरेट देयर अकाउंट्स एज वेल एज अवेल बैंकिंग सर्विस फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ओवर द नेटवर्क। कोर बैंकिंग है, इंटरकनेक्टिविटी है, कस्टमर अपने अकाउंट्स को किसी भी ब्रांच से जो है वो ऑपरेट कर सकता है। तो याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटराइजेशन हाउ यू कैन डिवाइड द बैंक्स, तो बैंक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू कंप्यूटराइजेशन। एंड नंबर 1 इज नॉन कंप्यूटराइज्ड, वर्किंग आवर्स में पेन पेपर मोड पे काम होता है। उसके बाद आता है हमारे पास पार्शली कंप्यूटराइज्ड, सम ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज्ड व्हाइल मेजर आर नॉन कंप्यूटराइज्ड। फिर आता है बेटा फुली कंप्यूटराइज्ड, कोर बैंकिंग है, इंटरकनेक्टिविटी है, कस्टमर अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी ब्रांच से ओवर दी नेटवर्क। डन। अब देखिए, कहते हैं अगर कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट है तो भाई साहब ये ऑडिटर के लिए मैंडेटरी है कि ऑडिटर जो है वो फेमिलियर हो और साथ साथ में सेटिस्फाइड हो कि जितने भी पैरामीटर्स, जितनी भी बेसिकली आरबीआई की गाइडलाइंस आई हुई हैं वो इनके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। मैं फिर से बोलता हूं, कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में ऑडिटर के लिए मैंडेटरी है कि वो फेमिलियर भी हो और साथ साथ में सेटिस्फाइड भी हो कि आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस हैं वो इनके सिस्टम में इनकॉर्पोरेटेड हैं या नहीं। इनकॉर्पोरेटेड, अच्छा किस चीज़ को लेकर गाइडलाइन? बेटा वो जो ऊपर चीज़ें पढ़ रहे थे जैसे कि इनकम रिकग्निशन, प्रोविजनिंग, राइट, एसेट क्लासिफिकेशन, इन सब चीज़ों को लेकर जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है। ऑडिटर को अज्यूम नहीं करना चाहिए कि सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा है वो सही होगी। ऑडिटर को हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और प्रूडेंस जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए और साथ साथ में उसको मैनुअली भी जो है वो चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। मैनुअली भी जो है प्रोसेस परफॉर्म करके ऑथेंटिसिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक कर लेनी चाहिए। ऑडिटर को प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी और ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और प्रूडेंस एक्सरसाइज करना चाहिए और ऑडिटर को मैनुअली भी जो है वो चेक कर लेना चाहिए, सिस्टम चेक कर लेना चाहिए ऑथेंटिसिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो वो ऑब्टेन कर रहा है सिस्टम से, राइट। आइए अब आते हैं अगले सवाल पे कि बैंक ऑडिट की अप्रोच क्या होगी। तो बैंक ऑडिट की अप्रोच भाई साहब वही होगी जो बाकी ऑडिट की होती है। वैसे मैं आपकी जानकारी लेके बता दूं, ये जो ऊपर फोटो दे रखी है ना बेटा, ये फोटो पता कहां से ली है? slideshare.net से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की किताब है। एनीवेज, तो बैंक ऑडिट की अप्रोच क्या होने वाली है? पहले ऑडिट प्लान बनाएंगे, फिर बैंक के कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझेंगे और कंट्रोल एनवायरनमेंट में जबरदस्ती के कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद एंगेजमेंट टीम डिस्कशन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पे हमारी ऑडिट अप्रोच खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर से इस गड़े मुर्दे को दोबारा उठाएंगे बेटा हम कहाँ पे, अभी आपको बताएंगे। लेकिन आ जाओ, सबसे पहले ऑडिट प्लान बनाएंगे। अब ऑडिट प्लान किस पे डिपेंड करेगा? नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, बड़ा बैंक है, छोटा बैंक है, किस तरह के ऑपरेशन है, फॉरेन ब्रांच है कि भाई साहब फॉरेन ब्रांच नहीं है। फिर नेचर ऑफ एडवर्स फीचर मतलब कॉम्प्लेक्स फीचर्स, राइट। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स फीचर्स, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है उस बैंक के अंदर। देन प्रीवियस रिपोर्ट से बेसिकली कितना जो है वो कंप्लाइंस किया गया है। और ऑडिट रिस्क के बेसिस पे हमारा प्लान होगा। ऑडिट इज बेस्ड ऑन इनएडिक्वेसी इन और ब्रीच ऑफ आईसी एंड द फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज कैरिड आउट। ये फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज कह के डरा रहे हैं। ऐसे 315 कैरिड आउट भाई, ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, जो कि नाम में लिखा नहीं होता लेकिन करना तो पड़ता है, राइट। तो याद रखिएगा बच्चों इस बात को जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग क्या करेंगे, एक ऑडिट प्लान बनाएंगे। ऑडिट प्लान किस पे बेस्ड होगा? आपके नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट से आपसे कितना कंप्लाई किया है, ऑडिट रिस्क जो आपको पता चला है, इंटरनल कंट्रोल की ब्रीचेस अगर कुछ पता चल रही है या फिर जनरल जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है उससे, राइट। देन कंट्रोल एनवायरनमेंट एट द बैंक। सेम बात बच्चों, ऐसे 315 चल रहा है। ऐसे 315 में हम लोगों को क्या बोला गया था? एंटिटी को समझो, उसके माहौल को समझो, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझो। इंटरनल कंट्रोल के बहुत सारे एलिमेंट होते थे जिसमें से एक एलिमेंट होता था कंट्रोल एनवायरनमेंट के ओवरऑल मैनेजमेंट का कैसा एटीट्यूड, अवेयरनेस और एक्शन है टुवर्ड्स द इंटरनल कंट्रोल। तो कह रहे हैं बैंक के कंट्रोल एनवायरनमेंट पे आप बताइए, बैंक के कंट्रोल एनवायरनमेंट पे तो मेरी ऑडिट की अप्रोच डिपेंड करेगी। अब बैंक के कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपने क्या क्या देखना है? अरे भाई साहब बात कर रहे हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट की, लिख दिए कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज बच्चों एक पार्ट होता था आपके कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल का, कंपोनेंट्स की अगर आप बात करें तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है या नहीं,
मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशंस होती है कि नहीं, हर चीज़ की वेरिफिकेशन और अप्रूवल है कि नहीं, रिकंसिलेशन होती है कि नहीं, लिमिट सेट कर रखी है नहीं, एक्सेप्शंस की रिपोर्टिंग होती है नहीं, फिजिकल सिक्योरिटी और कंटीजेंसी प्लानिंग है या नहीं। ये सारी चीज़ें बच्चों कंट्रोल एक्टिविटी का पार्ट है, राइट। तो याद रखिए कंट्रोल एनवायरमेंट बेसिकली यहाँ पे इनका क्या मतलब है कि भाई चेक करो बैंक के पास एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है या नहीं, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। अब एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, रटने की जरूरत नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जहां अटक जाओ, कोई पूछे कंट्रोल एक्टिविटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, अप्रूवल्स, रिकंसिलेशन, एक्सेप्शन रिपोर्ट, ये सब बच्चों की कंट्रोल एक्टिविटीज आती हैं। याद रखिएगा, फिर से बोल देता हूं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, देन वेरिफिकेशन, अप्रूवल, रिकंसिलेशन, एक्सेप्शन रिपोर्ट, फिजिकल सिक्योरिटी एंड कंटीजेंसी प्लानिंग, दैट्स इट। ओके, तो ये बात जो है आपने अपने दिमाग में रखनी है। अब जबरदस्ती भाई साहब कैसे बच्चों को परेशान किया जाए, चलो एक टॉपिक और बना देते हैं कि कौन से कॉमन क्वेश्चंस और स्टेप्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए वाइल अंडरटेकिंग और परफॉर्मिंग द कंट्रोल एक्टिविटीज। बेसिकली वाइल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वाइल चेकिंग होना चाहिए था, बट नहीं, वाइल अंडरटेकिंग और परफॉर्मिंग द कंट्रोल एक्टिविटीज। तो कौन से क्वेश्चन जो आपके माइंड में रखा होना चाहिए, कौन, क्या, कब, कहाँ, वाई, क्यों। कौन, मेरे साथ, कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, अभी और भी है यूं, हाउ, कैसे, राइट। तो भाई ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी कंट्रोल को आपको समझना है तो आप देखेंगे उसे कौन परफॉर्म करता है, क्या उसके पास नॉलेज है, फिर उस कंट्रोल के परफॉर्मेंस की एविडेंस है या नहीं है। एविडेंस क्या है, कौन परफॉर्म करता है, उसके पास नॉलेज या नहीं, उस कंट्रोल के परफॉर्मेंस का एविडेंस क्या है, उस कंट्रोल के परफॉर्मेंस का एविडेंस क्या है, क्या और क्या को कनेक्ट कर लो बेटा किससे, क्या को कनेक्ट कर लो एविडेंस से। अच्छा, देन उसके बाद व्हेन, कब कब वो कंट्रोल जो है परफॉर्म होता है, क्या जिस फ्रिक्वेंसी से परफॉर्म होता है वो पीडीसी करने में कामयाब होता है, उससे क्या पीडीसी हम लोग कर पा रहे हैं। वेयर, कहां पे एविडेंस है, वेयर इज द एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल रिटेन, यहां पे था एविडेंस क्या है, वो एविडेंस रखा कहां जाता है, राइट, कब तक रखा जाता है, और एक्सेसिबल है नहीं, एविडेंस रखा कहां जाता है, कब तक रखा जाता है, एक्सेसिबल है नहीं, वाई, क्यों जो है कंट्रोल परफॉर्म होता है, बेसिकली कौन से एरर को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने के लिए कंट्रोल जो है परफॉर्म हो रहा है, हाउ, कैसे वो कंट्रोल परफॉर्म होता है, कंट्रोल एक्टिविटीज उसके अंदर क्या क्या है, यानी कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, अप्रूवल, रिकंसिलेशन, ये सारी चीजें उसके अंदर क्या क्या है, क्या ये एक्टिविटी बाईपास की जा सकती है, क्या इनका बाईपास डिटेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्शन और डेविएशन रिजॉल्व कैसे की जाती है, टाइम फ्रेम क्या है उनको रिजॉल्व करने का। मैं सारी बातें बच्चों को दोबारा बता देता हूँ, मुझे पता है ये सब चीजें जब आप अपने आप पढ़ते हैं ना आपको बहुत दिक्कत देती हैं, लेकिन आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा। याद रखिए हम लोग पढ़ रहे हैं भाई साहब कंट्रोल एनवायरमेंट एट द बैंक। कंट्रोल एनवायरमेंट में यहाँ पे क्या बोला है कि भाई साहब एप्रोप्रिएट कंट्रोल होनी चाहिए ताकि रिस्क मिनिमाइज हो जाए। एप्रोप्रिएट कंट्रोल में क्या बोला, इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, प्रॉपर मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल होना चाहिए, रिकंसिलेशन होना चाहिए, सेटिंग अप ऑफ लिमिट होना चाहिए, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स जनरेट होनी चाहिए, फिजिकल सिक्योरिटी कंटीजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए। अब आपको बोला कि भाई साहब किसी भी कंट्रोल को चेक करते समय क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं, क्या कॉमन क्वेश्चंस और स्टेप्स हैं जो आप लोग लेंगे, तो वो आपको यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। सबसे पहले हु, कौन जो है कंट्रोल को परफॉर्म करता है, उसके पास नॉलेज या नहीं, क्या एविडेंस है कि कंट्रोल परफॉर्म किया गया था, व्हेन, क्या किस फ्रीक्वेंसी पे कंट्रोल जो है परफॉर्म होता है, किस फ्रीक्वेंसी पे जो है कंट्रोल परफॉर्म होता है और क्या फ्रीक्वेंसी एनफ है, वेयर, एविडेंस कहां पे है उसके परफॉर्मेंस का, कब तक वो एविडेंस रखते हैं, वो एविडेंस एक्सेसिबल है या नहीं है ऑडिटर के लिए। देन उसके बाद कंट्रोल जो है क्यों परफॉर्म किया जा रहा है, कौन से एरर को जो है रोकने के लिए कंट्रोल परफॉर्म किया जा रहा है। हाउ में बहुत सारी बातें हैं, कंट्रोल कैसे परफॉर्म होता है, फिजिकली होता है, मैनुअली होता है, कंप्यूटराइज होता है, कैसे परफॉर्म होता है, उसके अंदर कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या क्या इन्वॉल्व हैं, क्या वो एक्टिविटी बाईपास हो सकती हैं, बाईपास हो जाएंगी तो डिटेक्ट हो जाएंगी क्या, एक्सेप्शन और डेविएशन कैसे जो है रिजॉल्व होती है, कितने टाइम में रिजॉल्व होती है, खत्म बात, राइट। आइए अब बात करते हैं एंगेजमेंट टीम डिस्कशन की, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कोई भी बालक या बालिका इसको मिस नहीं करेंगी। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, सबसे पहले आपको समझ आएगा कि एंगेजमेंट टीम होती क्या है। सारे लोग इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट्स जो बेसिकली क्या करने गए हैं, जो बेसिकली एंगेजमेंट से कनेक्टेड है, राइट, उनको हम बोलते हैं एंगेजमेंट टीम। ऑल पर्सनल इंक्लूडिंग एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फर्म इन कनेक्शन विद द एंगेजमेंट आर नोन एज एंगेजमेंट टीम। अच्छा, एंगेजमेंट टीम कौन होते हैं समझ में आ गया। फिर एंगेजमेंट टीम को क्या करना चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अरे बैंक, उसका एनवायरमेंट और उसका आईसी। एंगेजमेंट टीम को बैंक के एनवायरमेंट की, बैंक के आईसी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और साथ साथ में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क को असेस करने के लिए, हाँ जी, साथ साथ में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क को असेस करने के लिए क्या करना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए। फिर से बोल दूं, एंगेजमेंट टीम को बैंक की अंडरस्टैंडिंग, बैंक के आईसी की अंडरस्टैंडिंग, बैंक के माहौल की अंडरस्टैंडिंग और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को समझने के लिए क्या करना चाहिए, कम ऑन टेल मी, डिस्कशंस करने चाहिए। और साथ साथ में ये डिस्कशन डॉक्यूमेंटेड भी होने चाहिए। हाँ जी, ये डिस्कशंस डॉक्यूमेंटेड भी होने चाहिए, और ये डिस्कशंस कहाँ पे होते हैं, प्लानिंग स्टेज पे होने चाहिए।
फिर आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं जल्दी से, देखिए पहले तो एंगेजमेंट टीम में कौन कौन आता है। एंगेजमेंट टीम में आते हैं सारे के सारे पर्सनल इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट्स जो हमने एंगेजमेंट के कंसर्न में जो है वो हायर किए हैं या फिर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। देन हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग लें बैंक की, उसके माहौल की और उसके आईसी की, इसलिए हमें जो है वो डिस्कशंस करने चाहिए। साथ साथ हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग ले रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट की। ये डिस्कशन जो है वो डॉक्यूमेंटेड भी होने चाहिए। और याद रखिए ये डिस्कशन ऑर्डिनरली कौन से स्टेज पे होते हैं, प्लानिंग स्टेज पे जो है वो किए जाते हैं। आइए अब बहुत देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन है एंगेजमेंट टीम डिस्कशन का। फिर एंगेजमेंट टीम डिस्कशन में किन किन बातों पे डिस्कशन होगा, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, एरर लाइकली टू अकर, एरर जो पिछले साल मिले थे, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, एरर लाइकली टू अकर, एरर जो पिछले साल हुए थे, मेथड जिससे फ्रॉड किया जा सकता है, और ऑडिट का रिस्पॉन्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो वेरियस रिस्क हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले, एंगेजमेंट रिस्क, परवेजिव रिस्क और स्पेसिफिक रिस्क, उनको हम लोग कैसे रिस्पॉन्स देने वाले हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नीड को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब सब कुछ खत्म हो जाए तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का ही दूसरा नाम बना के यहाँ पे लिख देंगे, नीड टू बी अलर्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और अदर कंडीशन दैट मे इंडिकेट मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे हैव अकर्ड। बेटा यही तो हमारे पास क्या होता था, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता था, बीइंग अलर्ट। तो बस दो बात में इसको दो पॉइंट्स में डिवाइड करके लिख दिया है। हाँ जी, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन में कंटेंट क्या क्या होगा, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन में कंटेंट होगा एरर, एरर मेथड रिस्पॉन्स, एरर एरर मेथड रिस्पॉन्स, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऊपर लिख दो, उसका मीनिंग नीचे लिख दो, नीड टू बी अलर्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अदर कंडीशन दैट इंडिकेट मिडिल स्टेटमेंट में हैव अकर्ड। राइट, तो ये होने वाला है हमारे पास हमारे डिस्कशन के अंदर का पार्ट। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है भाई साहब, अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है, किसकी एडवांटेज, डिस्कशन की एडवांटेज क्या है। आप लोग स्पेसिफिक एम्फेसिस दे सकते हैं, मटेरियल स्टेटमेंट जो फ्रॉड से अकर होने वाली है और उसके लिए एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स डिजाइन कर सकते हैं। सो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि भाई साहब रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फ्रॉड कहाँ पे है, और आप वहाँ पे ज्यादा जो है एम्फेसिस दे पाएंगे। आप लोग अपने काम को डेलीगेट कर सकते हो, जहाँ पे ज्यादा रिस्क होगा ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को आप लोग डेलीगेट कर सकते हो। ऐसे 300 में ऑडिट स्ट्रेटजी वाले टॉपिक से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। राइट, देन उसके बाद ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो रिव्यू कर सकता है द नीड टू इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो वो भी आपको एडवांस में ही पता चल जाएगी। सर इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी पढ़ाओ, बेटा ये इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी हमारा नहीं, इसको काट दो। सर क्या बात करो, कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं है, कोर्स, अरे भाई डेल्ट इन डिटेल लेटर ऑन, पता नहीं यहाँ पे क्यों डाला था ऐसी, हाय मैं हाँ आ रहा हूँ, इसकी मम्मी ने इसको पीछे पड़ा ले लपड़ लगा पीछे ले गई हैं, आ जाओ बेटा। देन भावुक मत हो ना, मैं थोड़ा सा भावुक हूँ। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुझसे बड़े मजाकिया हो जी, लो भाई लो, ध्यान से सुनो बेटा। एमसीक्यू और एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन 29 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, याद है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के साथ आई थी। वो बोलती है जी जो नेशनलाइज बैंक है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो सब्सिडी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनको क्या करना है, उनको भाई साहब फॉर्मेट और कंटेंट जो है वो फॉलो करना है। कौन सा फॉर्मेट और कंटेंट, सॉरी बीच में रुक गया था, कौन सा फॉर्मेट और कंटेंट फॉलो करना है जो इसी एक्ट के थर्ड शेड्यूल में फॉर्म्स बना के बताया गया है। मैं फिर से बोल देता हूं, सुनिए, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 बोलते हैं कि भाई साहब फॉर्म और कंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या होगा, किसका, बैंकिंग कंपनी का, किसका, कम ऑन में जल्दी बताइए, बैंकिंग कंपनी का, जिसमें आ जाते हैं आपके नेशनलाइज बैंक, आपके बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक की सब्सिडी, रीजनल रूरल बैंक्स। उनको बोला गया कि देखो जी आप लोगों को क्या करना है, बैलेंस शीट और P&L बनाना है इन दी फॉर्म्स सेट आउट इन दी थर्ड शेड्यूल। उसके अंदर दो फॉर्म है, फॉर्म ए के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है और फॉर्म बी के अंदर जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया है। राइट, और हर बैंकिंग कंपनी को डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से जो है वो कंप्लाई करना है जो वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दे रखी होती हैं। राइट, तो सबसे पहले आप देखें मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स को सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के चलते क्या करना है, P&L और बैलेंस शीट बनानी है। उसका फॉर्मेट इसी एक्ट के थर्ड शेड्यूल में फॉर्म ए और फॉर्म बी में दिया गया है। फॉर्म ए में आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी, फॉर्म बी में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, सोचा था रिवीजन कराऊंगा, ऐसा लग रहा है पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को। आ जाओ, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं बच्चों। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की तो सेक्शन 30 जो है बैंकिंग रेगुलेशन 1914 एक्ट का, वो आपको ऑडिट ऑफ अकाउंट से डील करता है। कहता है भैया देखो ऑडिटर वही बन पाएगा जो क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने के लिए कंपनी का। सेक्शन 141 रेफर कर लीजिएगा। ओके, कम ऑन। देन एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 में पढ़िएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एजीएम पे अपॉइंट करेंगे, कम ऑन, किस पे अपॉइंट करेंगे, एजीएम पे अपॉइंट करेंगे शेयर होल्डर। नेशनलाइज बैंक के केस में बैंक अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कम ऑन, कैसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। फिर से बोल दूं, बैंकिंग कंपनी के केस में बेटा एजीएम अपॉइंट होगा, जैसे हम लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ते थे। नेशनलाइज बैंक के केस में बैंक अपॉइंट करेगा थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। राइट, हर केस में भाई साहब अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर द अपॉइंटमेंट इज मेड। याद रखिएगा, बैंकिंग का किंग कौन, आरबीआई।
आरबीआई, आरसीबी छोड़ो, आरबीआई पढ़ो बेटा। स्टेट बैंक का कौन अपॉइंट करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट बैंक की सब्सिडी उनको कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। आरआरबी के खुद बैंक अपॉइंट करेंगे विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब क्वेश्चन आ जाए तो मुझे याद कर लीजिएगा एक बार। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 142 हमने पढ़ा हुआ है भाई साहब। जो दर देगा वही दवा देगा, जो अपॉइंट करेगा वही रेम्यूनरेशन भी सेट करेगा। ओके। नेशनलाइज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो आरबीआई जो है वो सेट करता है इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर ऑफ ऑडिटर सेम है जो कंपनी ऑडिटर की पावर होती है बैंकिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में, राइट। ऑडिटर रिपोर्ट याद रखिए, in case of nationalized bank auditor is required to make a report to the central government in which he has to state section 143 अगर 3 आपको याद है तो बेटा ये भी आप लोगों को आराम से समझ आ जाएगा। सबसे पहले वो अपनी रिपोर्ट में स्टेट करेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू बताते हैं ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बैंक, राइट। उसने जो एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो उसे मिली तो क्या वो सेटिस्फैक्टरी थी? फिर से, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू बताते हैं ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बैंक? उसने जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगी वो उसे मिली तो क्या वो सेटिस्फैक्टरी थी? मेरे साथ साथ बोल दो बेटा। देन उसके बाद ट्रांजेक्शन जो करी है बैंक ने वो विद इन द पावर्स थी। रिटर्न्स रिसीव हो गई हैं ऑफिस से और ब्रांचेस से, और क्या वो रिटर्न्स एडिक्वेट है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट? क्या रिटर्न्स रिसीव हो गई हैं ऑफिस और ब्रांचेस से? क्या वो रिटर्न्स मिली थी वो एडिक्वेट थी फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट, राइट। कोई और मैटर जो उसे लगता है कि भाई साहब नोटिस में लाना चाहिए सीजी के, वो भी उसको अपनी रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। तो 4 बातें याद रखिए। नंबर 1, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बैंक, राइट। क्या जो उसने एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो उसको मिली है, क्या मिली है, और क्या वो सेटिस्फैक्टरी है? क्या ट्रांजैक्शन विद इन दी पावर्स है? क्या रिटर्न्स जो आनी थी ऑफिस और ब्रांचेस से वो आ चुकी हैं और वो एडिक्वेट है ऑडिट के लिए? क्या कोई और ऐसा मैटर है जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में लाना था, वो भी उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। याद रखिएगा जो एसबीआई की रिपोर्ट होती है, एसबीआई की ऑडिट रिपोर्ट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है, आजकल वो भी आइडेंटिकल हो चुकी है टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन द केस ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक। ओके। देन उसके बाद फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट याद रखना है आपने। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में आपका ऑडिट रिपोर्ट जो है कंप्लाई करना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट डिस्कस इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में क्या होता है बेटा आपका 700, 701, 705, 706, 710। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स आपको वहाँ पे बताई गई है, आपको वो फॉर्मेट जो है वहाँ पे फॉलो करना है, जिसमें आ जाता है एड्रेसी, टाइटल, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, फिर कैम की रिक्वायरमेंट आ जाती है 701 में, मॉडिफिकेशन 705 में, ईओएम 706 में। तो रिक्वायरमेंट्स आपने जो है पूरी करनी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑडिटर को नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांच तो बतानी है, साथ साथ में क्वांटिफाई भी करना है कि भाई साहब उन ब्रांचेस में एडवांसेस, डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो कितना था, राइट। ऑडिटर को अनऑडिटेड ब्रांचेस तो बतानी है, साथ साथ में क्वांटिफाई भी करना है कि उन ब्रांचेस में एडवांसेस, डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था, राइट। अच्छा जी। देन उसके बाद आपने क्या देखना है कि भाई ये जो डिस्क्लोजर है ना, ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेंड को फॉलो करते हुए और साथ साथ में इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन भी जो है वो मिल जाती है, राइट। तो रिपोर्ट का आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, ऐसे सारे के सारे आपके फॉलो होने चाहिए। स्पेसिफिकली आपको रिपोर्ट में बताना है अनऑडिटेड ब्रांचेस कितनी थी और उसको क्वांटिफाई भी करना है कि उन ब्रांचेस के एडवांसेस, डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो कितना था। इससे इंटरनेशनल ट्रेंड भी फॉलो हो जाता है और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन एडिशन टू दिस सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, जो सेक्शन 143 की बेसिकली रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट 2013 की, चाहे वो सबसेक्शन 1 की चाहे सबसेक्शन 3 की है, वो सारी की सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि भैया कारो बैंकिंग कंपनी पे ना आ रो, याद रखिएगा, कारो बैंकिंग कंपनी पे ना आ रो, आ जाइए। अब आपको पता है कि भाई साहब लफार भी देनी होती थी, इंटरनल कंट्रोल, लफार, सलार, याद आ रहा है आपको, इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनार, राइट। तो उसमें लफार थी। लफार बच्चों क्या है, बेसिकली बैंकिंग के केस में एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट जो है आपको बताई गई, जो आपको देनी होती है। द मैटर्स विच द बैंक्स रिक्वायर देयर ऑडिटर्स टू डील विद इन द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हैव बीन स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। तो आपके लफार के अंदर कौन से मैटर्स होंगे जो आरबीआई ने स्पेसिफाई किए हैं? ये टॉपिक के नाम पे धब्बा है, याद रखिएगा। हाँ जी, लफार में कौन से मैटर्स होंगे जो आरबीआई ने स्पेसिफाई किए हैं, बस ये याद रखिएगा। आपको लफार कब तक सबमिट करनी होती है ऑर्डर को? 30 जून ऑफ एवरी ईयर। इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। फॉर्मेट ऑफ लफार डज नॉट रिक्वायर एनी एग्जीक्यूटिव समरी, बट ऐसा कहा जाता है कि मेंबर्स को, बेसिकली इंस्टीट्यूट के मेंबर्स को बोला जा रहा है, मेंबर्स में कंसिडर प्रोवाइडिंग द सेम टू ब्रिंग आउट द की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द होल डॉक्यूमेंट, राइट। तो फिर से बोल दूं कि आपको लफार के अंदर वो मैटर्स जो है बताए गए हैं जो आरबीआई ने आपको बोले हैं कि यू हैव टू डील एज द ऑडिटर। साथ साथ में लफार जो है आपको 30 जून ऑफ एवरी ईयर सबमिट करनी पड़ती है। 22 देश की लफार 30 जून 2023 तक चली जानी चाहिए। और फॉर्मेट ऑफ लफार जो है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव समरी वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, हाँ, क्योंकि उसे टाइमली सबमिट करना, प्रॉपर प्लानिंग करनी है। वैसे तो फॉर्मेट में एग्जीक्यूटिव समरी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मेंबर्स को जो है वो क्या करना चाहिए, मेंबर्स में कंसिडर प्रोवाइडिंग द सेम टू ब्रिंग आउट द की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द होल डॉक्यूमेंट। ओके, लीजिए फिर बात करते हैं हम लोग रिपोर्टिंग की। तो भाई हमने रिपोर्टिंग करनी है आरबीआई को, और आरबीआई की एक सर्कुलर है, उसमें से एक पैराग्राफ यहाँ पे बोला गया है कि अगर अकाउंटिंग प्रोफेशनल को कुछ भी शक दिखता है, किसी भी चीज़ पे शक होता है, जहां से आपको लग रहा हो शक होता है किस चीज़ का, फ्रॉड और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी और एक्ट ऑफ एक्सेस पावर और स्मेल एनी फाउल प्ले इन एनी ट्रांजेक्शन, याद रख लीजिए
अगर अकाउंटिंग प्रोफेशनल को कुछ भी ससेप्टेबल मिलता है, और ससेप्टेबल किसके लिए, टू भी अ फ्रॉड और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी और एक्ट ऑफ एक्सेस पावर और स्मेल। एक्सेस पावर मतलब भाई साहब आपने कुछ ज़्यादा ही लोन दे रखा है एक पर्टिकुलर पार्टी को। आईसीआईसीआई बैंक ने, याद कीजिएगा, चंदा कोचर ने वीडियोकॉन को कितना सारा लोन दे दिया था, राइट। तो अगर एक प्रोफेशनल ऑडिटर को क्या मिलता है, प्रोफेशनल ऑडिटर को ससेप्टेबल मिलती है कोई भी चीज़ टू बी ऑफ फ्रॉड, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, एक्ट ऑफ एक्सेस पावर, स्मेल और एनी फाउल पे एनी ट्रांजैक्शन, तो उसको मैटर तुरंत जो है रेगुलेटर यानी आरबीआई को रेफर करना चाहिए। अगर वो डेलिब्रेट फेलियर है उसके पार्ट पे, तो भाई साहब ऑडिटर विल बी लायबल फॉर एक्शन। हाँ जी, ऑडिटर विल बी लायबल फॉर व्हाट, एक्शन। तो पहली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट टू आरबीआई में यही बात बताई गई कि भाई साहब इफ द अकाउंटिंग प्रोफेशनल और द ऑडिटिंग प्रोफेशनल फाउंड समथिंग ससेप्टेबल टू फ्रॉड और एनीथिंग रिलेटेड टू फ्रॉड, देन ही मस्ट इमीडिएटली रेफर द मैटर टू द रेगुलेटर, अदरवाइज ही विल बी लायबल टू एक्शन, अगर वो डेलिब्रेट फेलियर हुआ तो। देन सेकंड में आपको क्या बोला गया, आप ऐसे 250 भी पढ़ लेना। ऐसे 250 में बताया गया कि भाई साहब कौन कौन से लॉ और रेगुलेशन को कंसिडर करना चाहिए इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं मानी जाएगी अगर आप रेगुलेटर को कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं बिकॉज देयर वाज समथिंग स्मेली। ओके, देन उसके बाद ऐसे 240 भी आपको पता है, मैंने पढ़ा रखा है आपको कि भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फ्रॉड को लेके। तो आपने याद रखना है कि देखो वैसे तो भाई साहब फ्रॉड ढूंढने का काम जो है मैनेजमेंट का होता है, लेकिन अगर कुछ भी ससेप्टेबल दिखे तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ऑडिटर को। देन इसमें याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लुक इनटू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन बट टू इवैल्यूएट द सिस्टम एज अ होल। ऑडिटर को डिटेल में हर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करना है, वो कर भी नहीं सकता बेटा, लेकिन उसे सिस्टम एज अ होल जो है वो चेक करना है, राइट। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से देखिए, लेकिन अगर उसे नॉर्मल ड्यूटीज करते हुए कोई ऐसे इंस्टेंस मिलते हैं, देन ही शुड रिपोर्ट व्हाट द मैटर टू द आरबीआई इन एडिशन टू द चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंसर्न बैंक। तो फिर से याद रखिए, ऑडिटर को हर ट्रांजैक्शन को डिटेल में नहीं देखना है, उसे एक सिस्टम एज अ होल को जो है इवैल्यूएट करना है। लेकिन अगर ऑडिटर को अपनी नॉर्मल ड्यूटी करते समय कुछ ऐसे इंस्टेंस मिलते हैं फ्रॉड वगैरह के, तो उसको रिपोर्ट करना है आरबीआई को इन एडिशन टू द चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंसर्न बैंक। याद रखिएगा, रिपोर्टिंग टू आरबीआई को आप लोग 3 पार्ट्स में जो है 4 पार्ट्स में जो है वो बांट सकते हैं। पहला पार्ट कि भाई साहब अकाउंटिंग प्रोफेशनल को लेकर आरबीआई ने सर्कुलर में क्या बोला है। आरबीआई ने सर्कुलर में ये बोला है कि देखो भाई साहब इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट करते समय अगर आपको कोई भी चीज ससेप्टेबल दिखी है टू फ्रॉड, तो आपको जो मैटर रेगुलेटर को देना चाहिए। डेलिब्रेट फेलियर हुआ तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। ऐसे 250 को भी कंसिडर करने को बोला गया है, जिसमें बोला गया कि ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज ओवररिडन बाय स्टैट्यूट और लॉ। इसका एग्जांपल आपको 143 सबसेक्शन 13 के अंदर भी मिलता है कि अगर आप भाई साहब कंपनी में चल रहे कंपनी में चल रहे फ्रॉड को रिपोर्ट करते हैं, तो हम मानते हैं कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं हुई है। ऐसे 240 में भी बताया गया, ऐसे 240 में बताया गया भाई ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस लेना दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर, राइट। फिर उसके बाद आपको ये लाइन बहुत अच्छे से जो है लिख के आनी है कि ऑडिटर को पूरी हर ट्रांजैक्शन को डिटेल में नहीं देखना है, उसने सिस्टम को इवैल्यूएट करना है एज अ होल, राइट। और अगर ऑडिटर को कोई भी ससेप्टेबल चीज़ें दिखती हैं तो उसको वो रिपोर्ट कर देनी है आरबीआई को इन एडिशन टू दी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंसर्न बैंक। देन कंपनीज एक्ट 2013 की जो रिपोर्ट है सबसेक्शन 12 की, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें कैसे रिपोर्टिंग होती है। और यहाँ पे आके हमारा पार्ट 1 ऑफ रिवीजन ऑफ बैंक ऑडिट जो है वो खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।